हमारी हिंदी भाषा है, ये इसकी जो आज़ादी के बाद से लेके अब तक की जो यात्रा है वो किस तरह देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा वेब दुनिया को कि आप आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो विकास हुआ है हिंदी में उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब सब जानते हैं कि जब हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तब हमारे पास नियमों के नाम पर, शासन के नाम पर ब्रिटिश प्रणाली थी। संविधान लागू हुआ 1950 में। उसके बाद अनुसूची 8 में ये हुआ कि हिंदी को महत्व मिलेगा और 10 साल बाद 10 साल तक अंग्रेजी चलेगी। राष्ट्रभाषा का दर्जा भी कुछ लोगों ने उस समय मौखिक रूप से घोषित किया, लेकिन राष्ट्रभाषा बन नहीं पाई, वो राजनीति की भेंट चढ़ गई। लेकिन इस सब के बावजूद हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हुआ है। विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से दुनिया के तमाम देशों में हिंदी का विस्तार हुआ है। जो काम पहले गिरमिटिया मजदूरों ने किया था, वो काम अब हमारे लोग जो यहाँ से जाकर बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके माध्यम से हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार वहाँ पर हो रहा है। हिंदी इसमें बड़ी साधक है। हिंदी राष्ट्र को जोड़ने वाली कड़ी है। ये गांधी जी ने भी कहा था, उस समय के सब लोगों ने कहा था। अब स्थिति यह है कि हिंदी ने अपने आप को समय के अनुरूप ढाल लिया है। अब हम केवल भक्तिकाल की रचनाएं नहीं पढ़ते, समकालीन संदर्भों से जुड़ी हुई जो जिजीविषा है वो भी साहित्य में आ गया है। रोज साहित्य लिखा जा रहा है, हजारों पाठक उसके पैदा हो गए हैं। फेसबुक, ट्विटर और तमाम जो संसाधन विकसित हुए हैं, आपकी वेब दुनिया ही है, और तमाम के माध्यम से भी इसका काफ़ी विस्तार हुआ है। विश्वविद्यालयों के माध्यम से हिंदी भाषा के उन्नयन में काफ़ी काम किया गया है। और आज स्थिति यह है कि अंग्रेजी के समानांतर हिंदी एक प्रकार से सारे संसार में खड़ी हो गई। वैसे अगर अपन देखें तो मंदारिन के बाद में संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। मंदारिन के बाद में हिंदी का नाम आता है। और संविधान में जो राजकाज में हिंदी की व्यवस्था की गई थी, 3 तरह के स्टेट्स बनाए गए, ए, बी और सी। जिन राज्यों जो दक्षिण के राज्य थे उनके साथ में अंग्रेजी प्रमुख भाषा रहेगी, हिंदी में अनुवाद जाएगा। हिंदी के जो राज्य थे, हिंदी भाषाभाषी राज्य, उनमें पत्राचार हिंदी में ही होगा। और जो भी अन्य स्टेट्स थी, गुजरात है, महाराष्ट्र, इनमें ये हुआ कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी दोनों का बराबर प्रचार प्रसार रहेगा। तो अब धीरे धीरे अब आप दक्षिण भारत में भी जाएं जहाँ हिंदी का दुर्विरोध है, आप रामेश्वरम जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो सेवा प्रदाता हैं, रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, वो आराम से हिंदी में समझ जाते हैं। हम विश्व हिंदी सम्मेलन में गए, मॉरीशस गए, और जगह गए, 1-2 जगह विदेशों में, तो हिंदी में हमने उनको बात बताई। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं को अपनी भाषा के साथ साथ उन्होंने आत्मसात कर लिया है। तो हिंदी का विस्तार हुआ है, भाषा का विस्तार हुआ है। और ये जो तमाम टेक्नोलॉजी को आत्मसात हिंदी ने कर लिया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो विस्तार तो हुआ है। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे एक नया शब्द आया हिंग्लिश, उसको किस तरह से देखते हैं? असल में क्या हुआ है कि हमारे यहाँ एक जमाने में, चूँकि हम ब्रिटिश कॉलोनियल थे, तो अंग्रेजी का दबदबा लंबे समय तक रहा। अंग्रेजों की वेशभूषा हमने स्वीकार की, अंग्रेजों की संस्कृति स्वीकार की, अंग्रेजों का खान पान स्वीकार किया और अंग्रेजों की भाषा को स्वीकार किया। तो एक फैशन बन गया कि अंग्रेजी में लोग व्यवहार करें। अब माताएं बच्चे को दूध नहीं पिलाती, मिल्क पिलाती हैं। तो एक
वाक्य अगर आप बोलेंगे तो उस वाक्य में आधे से ज़्यादा शब्द अंग्रेजी के होंगे। तो इस प्रकार से एक मिश्रित भाषा मध्य वर्ग के बीच में, खास तौर पर उच्च मध्य वर्ग के बीच में विकसित हो गई है। तो जैसे अपन कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, वो स्थिति हो गई है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अपन भाषा की बात करें तो भाषा तो गंगा की तरह, नदी की तरह है, उसमें तमाम शब्द, तमाम चीज़ें आकर के मिलती रहती हैं। तो हिंदी का कैनवास व्यापक है। हिंदी ने अंग्रेजी के शब्दों को भी आत्मसात कर लिया है, और इसमें सबसे बड़ी सहायक हमारी लिपि है। देवनागरी लिपि में आप किसी भी भाषा का कोई भी शब्द बोल दीजिए, देवनागरी लिपि में हम हूबहू लिख लेंगे। जबकि अपन निकटतम भाषा अंग्रेजी की बात करें तो वहाँ पर उच्चारण के लिए अलग प्रयास करना पड़ता है, और वोकेबुलरी अलग होती उनकी होती है। तो ये जो वर्णमाला हमारी है या हमारी लिपि है, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसने एक प्रकार से संसार की समस्त भाषाओं को पचाने की शक्ति है। उर्दू की बात करें अपन, उर्दू वाले उर्दू में इसलिए लिखते हैं उस लिपि में कि अगर उर्दू हिंदी में देवनागरी में लिखने लगेंगे तो उर्दू लुप्त हो जाएगी एक प्रकार से। तो ये भी एक दिक्कत सामने आ गई, अपने सामने आ गई। तमाम जो बोलियां थी वो लुप्त हो रही हैं। हमने प्रयास किया जैसे मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रमों के माध्यम से कि बुंदेली है, बघेली है, मालवी है, निमाड़ी है, इनको हमने स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया ताकि बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा को जानें। और क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही हिंदी प्रबल होती है। हिंदी की जो जड़ें हैं वो जड़ें लोक जीवन में है, और लोक जीवन से स्पंदन हिंदी को मिलता है, ऊर्जा हिंदी को मिलती है, खाद पानी मिलता है, तो लोक भाषाओं के माध्यम से मिलता है। तो लोक भाषाएं हिंदी को एक प्रकार से संपन्न बनाने में सहायक है। सर एक चीज और, अगर आने वाले कुछ समय बाद की बात करें, 25 साल बाद की बात करें, तो हिंदी को आप कहाँ देखते हैं? और दूसरा ये है कि क्या हिंदी कभी राष्ट्रभाषा बन पाएगी? देखिए, अभी 15-20 दिन पुरानी बात है जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी को एक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। पहले नहीं थी हिंदी। हम उतना पैसा, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से प्रयास प्रारंभ हुआ था, उन्होंने सबसे पहले यूएनओ में भाषण दिया हिंदी में, और प्रयास बराबर चल रहा था। अब उन्होंने अन्य भाषाओं के साथ साथ हिंदी को भी स्वीकार कर लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। दूसरा क्या है कि इधर जो बदलाव हुआ है हमारे जो सामाजिक और पॉलिटिकल क्षेत्र में, उसमें मातृभाषा की और जो नई शिक्षा पद्धति आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो प्रारंभ की पढ़ाई है, स्कूल स्तर की पढ़ाई 5वीं कक्षा तक की, वो मातृभाषा के माध्यम से करेंगे। तो जो अपना त्रिभाषा फार्मूला था जिसमें उसमें हिंदी को महत्व दिया गया था, तो दक्षिण भारत के राज्यों में भी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी सब स्थानों पर अपनी वहाँ की स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो गया है। तो एक प्रकार से विस्तार तो है, और ये शुभ संकेत है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगले 50 वर्ष भी नहीं लगेंगे, और कम समय में ही हम हिंदी को संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने में सक्षम हो पाएंगे। सर क्या भारत में राष्ट्रभाषा बन पाएगी? देखिए, राष्ट्रभाषा शब्द है, ये एक भावात्मक शब्द है। राष्ट्रभाषा संविधान में स्वीकृत नहीं है, राष्ट्र की भाषा है। तो राष्ट्रभाषा का मतलब है राष्ट्र में जिसको सबसे अधिक लोग बोलें, तो राष्ट्रभाषा तो हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है क्योंकि मैंने आपसे जैसे पहले कहा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। एक बार लोहिया जी ने एक अच्छा निबंध लिखा था, उन्होंने लिखा था उसमें कि राम उत्तर से लेकर दक्षिण तक के देवता थे, श्री कृष्ण पूर्व से लेकर पश्चिम तक के देवता थे। जो विस्तार राम और कृष्ण का है, जो धर्म का जो संप्रदाय का विस्तार हुआ है, तो इधर जो धार्मिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी
रामेश्वरम में हम जाते हैं, मैंने आपसे जैसे पहले बताया, रामेश्वरम में जाते हैं, तमिलनाडु है, लेकिन तमिल भाषा में और तमिल के विरोध के बावजूद वहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। केरल के लोग हिंदी को यथावत स्वीकार कर चुके हैं। केरल के तमाम सेवा प्रदाता मध्य प्रदेश में भी हैं, अन्य राज्यों में भी हैं, नर्स तो पूरे संसार में वहाँ की फैली हुई हैं, तो उन्होंने हिंदी को स्वीकार कर लिया है। आंध्र प्रदेश में वैसी स्थिति नहीं है। केवल राजनीतिक कारण से तमिलनाडु से विरोध प्रारंभ हुआ था, तो वो एक प्रकार से राजनीतिक विरोध है, कोई राष्ट्रभाषा के प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो आप मान के चलिए कि हिंदी इस समय जो हमारे संविधान की स्वीकृत 22 भाषाएं हैं, उनमें से आप बताइए कौन सी भाषा ऐसी है जो सबसे अधिक बोली जाती है। राष्ट्र की 135 करोड़ आबादी में से लगभग 110 करोड़ आबादी हिंदी भी बोलती है, व्यवहार करती है। कम कर लीजिए 100 करोड़ मान लीजिए, तो और शेष हिंदी अपनी स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी का व्यवहार करती है। तो राष्ट्र की भाषा तो है ही, तो राष्ट्रभाषा है, उसमें कहने की क्या बात है, बन जाएगी, वो तो बन गई है। सर, वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।